सेक्शन 236C टाइटल एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो सेक्शन 236 बेसिकली इस ट्रांजैक्शन से डील करता है कि जब भी कोई सेलर अपनी प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अपनी गैर मनकूला जायदाद सेल कर रहा होगा या उसे ट्रांसफ़र कर रहा होगा, तो एज़ पर सेक्शन 236C ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उस पर्सन पर ऑब्लिगेशन है कि उसने इस सेक्शन के तहत एडवांस टैक्स पे करना है। अब वो टैक्स किसको पे करना है, किस रेट के हिसाब से पे करना है, इस टैक्स की नेचर क्या है, वो फर्दर तमाम चीज़ें हम लोग इस सेक्शन के अंदर कवर करेंगे एज़ पर द अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हर सेक्शन के अंदर टोटल 6 चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। चैप्टर 12 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ट्रांजैक्शन पर टैक्सेस का हवाले से डिस्कस किया है कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन पर एक टैक्स पेयर को एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, और उन तमाम सेक्शन के अंदर 6 चीज़ें कॉमन थी कि एक तो किसी ट्रांजैक्शन पर टैक्स था और किसी बंदे को टैक्स पे करना पड़ा था, किस और कौन पर्सन उससे टैक्स ले रहा था, किस रेट के हिसाब से ले रहा था, उस टैक्स की क्या नेचर थी, और किस पर्सन को इन ट्रांजैक्शन पर जो इस चैप्टर में डिस्कस की है उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। तो वही 6 चीज़ें भी इस सेक्शन के अंदर भी वही नॉर्मली वही कॉमन 6 चीज़ें ही डिस्कस की गई हैं। बट अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया हम लोग सबसे पहले बेयर एक्ट से इसको रीड करेंगे, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। एट द लास्ट ऑफ द वीडियो हम लोग अपनी चेक लिस्ट के वो 6 पॉइंट चेक करेंगे, उनको उसमें से निकालेंगे कि हाँ कि ये 6 पॉइंट जो है इसमें वो पूरे हो गए, ताकि आपके लिए याद रखना, एक रिमेंबर रखना इस सेक्शन को आसान हो जाए। तो इसे स्टार्ट करते हैं। टाइटल से तो ये क्लियर हो रहा है कि जब भी आप अपनी कोई प्रॉपर्टी आगे सेल आउट कर रहे हैं तो ये टैक्स जो है वो 236C का उस सेलर को पे करना है। बाकी सेक्शन में क्या बातें की गई हैं वो हमें पढ़ के ही अंदाज़ा होगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसेक्शन 1 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2A any person responsible for registering, recording or attesting transfer of any immovable property shall at the time of registering, recording or attesting the transfer shall collect from the seller or transfer advance tax at the rate specified in Division 10 of Part 4 of the first schedule। So basically सबसेक्शन 1 के अंदर 3 चीज़ें कवर हो गई। नंबर 1 बल्कि 4 चीज़ें कवर हो गई कि किस ट्रांजैक्शन पर 236C का टैक्स लिया जा रहा है, किस पर्सन से लिया जा रहा है, नंबर 3 किस पर्सन ने टैक्स विदहेल्ड करना है, एंड नंबर 4 ये टैक्स किस रेट के हिसाब से विदहेल्ड होगा। सो नॉर्मली उन्होंने डिस्कस कर दिया कि सबसेक्शन 2A की प्रोविजन को मद्देनज़र रखते हुए जो भी बंदा अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उस सेलर और इस ट्रांसफ़र से वो पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को अटेस्ट करने की, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को अटेस्ट करने के बाद से रिस्पॉन्सिबल है, या इसकी रजिस्ट्रेशन को इस ट्रांसफ़र की रजिस्ट्रेशन को रजिस्टर करने या रिकॉर्ड करने के बाद से रिस्पॉन्सिबल है, वो बंदा यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है। उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस ट्रांजैक्शन के हवाले से, मतलब एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र, अटेस्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो इस सेलर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी से एक एडवांस टैक्स वसूल कर लेगा। किस हिसाब से, जो उस रेट के हिसाब से जो कि फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 4 के डिवीजन 10 के अंदर बताया गया है। अब वो क्या रेट बताया गया है, तो पहले हम लोग रेट की तरफ जाते हैं। 4 चीज़ें तो हमारी सब सेक्शन 1 में ही कवर हो गई। ये आप देख सकते हैं कि किस ट्रांजैक्शन पे, नंबर 2 कौन बंदा यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट, नंबर 3 किससे डिडक्ट किया जाएगा और किस रेट के हिसाब से होगा। पहले हम लोग रेट को कवर करते हैं, फिर हम लोग फर्दर सेक्शन को रीड करते हैं। रेट के लिए टेबल की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 236C का आप लोगों ने देख लिया। क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं कि अगर जो भी आपको कंसिडरेशन, मतलब जो आपको परचेस मनी मिली है अपनी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचने के बाद, आपको जो कंसिडरेशन रिसीव हुई है, परचेस मनी मिली है, वो 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, या 50 मिलियन को 10 लाख के साथ मल्टीप्लाई करें तो गाल में 5 करोड़ बनेगा, तो वो या 50 करोड़ बनेगा। तो उस बंदे ने, और ये रेट जो है वो आपके सामने फाइलर के लिए है, ठीक है। और अगर आप लेट फाइलर हो तो 100% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स, मतलब जो आप पे टैक्स बन रहा है उसका 100% ही आपको देना पड़ेगा अगर आप लेट फाइलर हो तो आपके लिए जो है वो ये रेट है जो यहाँ पर बताए हुए हैं। और नॉन फाइलर के केस के अंदर जो है वो 10% है, लेकिन ये नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। नॉन रेजिडेंट के लिए गालमन शायद 3% ही। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हो कि अगर आप फाइलर हो
और आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो और उसको बेचने के बाद जो आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है वो 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं है, 50 मिलियन के तक है, देन आपने 3% टैक्स पे करना है। मतलब जो आपको 50 मिलियन अगर मिले हैं तो उसका 3% अगर आप फाइलर हो आपको पे करना है। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हो तो इस सिचुएशन में आपको 10%, और लेट फाइलर में जो आप पर टैक्स बन रहा होगा उसका 100% आपको देना पड़ेगा। और 100% जाहिर सी बात है कि इतना ही बनेगा, और 100 के साथ जो परसेंटेज निकालती है 100 से डिवाइड करते तो उसने भी इतना ही देना होता है। नॉन फाइलर का ये मसला है कि सारा के यही पाव देख सकते हैं, फाइलर का इतना रेट है, नॉन फाइलर का 10% है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए ये वाला रेट नहीं है। जो नॉन फाइलर के लिए रेट है ना वो नॉन रेजिडेंट बंदे के लिए नहीं। इसी तरह वो कह रहे हैं अगर आपने जो अपनी प्रॉपर्टी बेची है, सेल आउट की, उस पर जो कंसिडरेशन आपको मिली है वो 50 मिलियन से ज़्यादा है लेकिन 100 मिलियन से कम है, तो उस सिचुएशन में अगर आप फाइलर हो तो आपके लिए 3.5% रेट है, नॉन फाइलर के लिए 10% रेट है। और अगर आपने जो कह रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट की है और जो कंसिडरेशन आपने रिसीव की है वो 100 मिलियन से ज़्यादा जा रही है, तो इस सिचुएशन में आपको 4% है और नॉन फाइलर केस में 10% है। सो आप देख सकते हो कि अमाउंट के हिसाब से फाइलर के लिए रेट डिफरेंट है, लेकिन नॉन फाइलर के लिए 10% ही है, चाहे वो जितनी भी कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है। लेकिन फाइलर के लिए अगर उसने 50 मिलियन से कम की है 3%, 50 मिलियन से ज़्यादा लेकिन 100 मिलियन से कम है 3.5%, और 100 मिलियन से ज़्यादा जो है वो 4%। तो याद रखना इतना मुश्किल नहीं है कि 0.5 का ही डिफरेंस है, और उसमें जो है वो 50 मिलियन के लिहाज से डिफ्रेशिएट हो रहा है, यानी 50 मिलियन तक 3%, 50 से 100 मिलियन के दरमियान 3.5%, 100 मिलियन से ज़्यादा चाहे अब जितनी भी हो तो 4%, लेकिन नॉन फाइलर ने 10% देना है। अब आप देखें कैलकुलेटर कहाँ गया, अब आप देखें कि मैंने कहा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 50 मिलियन तक उसने प्रॉपर्टी बेची यानी 5 करोड़ ही बना। उसका वो फाइलर था 3 और उसने वो अपनी प्रॉपर्टी सेल की, तो 236C के तहत उसने कितना टैक्स पे करना है, 10 लाख रुपए, ठीक है। एडवांस टैक्स, अब ये एडवांस टैक्स जो है वो गेन टैक्स से डिफरेंस होता है। गेन टैक्स जो है वो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट के लिहाज से और होल्डिंग पीरियड के वे पे आपको कंसेशन मिल जाती है, लेकिन एडवांस टैक्स फिक्स है कि आपने पे करना ही करना है। फाइलर होने का ये फ़ायदा होगा कि देखें आपने बेच रहे हो 50 मिलियन तक से कम आपने कंसिडरेशन रिसीव की है, यानी 5 करोड़ आपने कंसिडरेशन रिसीव की है, उसका 3% फाइलर होने की वजह से आपको 15 लाख पर टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन यही अगर आप देखें $10 लाख 50 लाख रुपए आपको टैक्स देना पड़ रहा है, यानी कहाँ 15 और कहाँ 50, यानी 35 लाख का डिफरेंस है। यानी कि फाइलर अगर आप होगे तब देखें आपको सिर्फ 15 लाख पे 236C के अंदर देना पड़ेगा, लेकिन आप नॉन फाइलर है तो फिर आपको 50 लाख रुपए टैक्स देना पड़ रहा है। यानी आप अगर फाइलर हो तो आप अपना 35 लाख रुपए का जो है वो टैक्स सेव कर सकते हो। दैट्स वाई हमारे मुल्क में ये रिवाज है कि पहले बंदा फाइलर नहीं होता, लेकिन जैसे उसे पता चलता है कि मैंने प्रॉपर्टी सेल आउट करनी है तो वो फौरी तौर पर फिर किसी टैक्स लॉयर के पास जाता है, से कहता है भाई मैंने प्रॉपर्टी बेचनी है तो आप पहले मुझे फाइलर कर दें। तब तक अपने बयान वगैरह ही नहीं करते, क्योंकि सारा बयान करेंगे फिर अमाउंट आएगी, उस अमाउंट के ऊपर इनकम के ऊपर ही टैक्स डिडक्ट होना है ना, तो पहले अपने आप को फाइलर करवाते हैं, रिटर्न अपनी प्री बैक डेट की भी जमा करवा के लेट फाइलर हो गई, तो इस तरह वो अपने आप को बचाते हैं। और अगर आप देख सकते हैं कि लेट फाइलर भी हो रहे हैं तो 100% इंक्रीज इन द अमाउंट था कि अगर मैं 3% करूँ भी, जब मैंने परसेंटेज निकालनी है ना, 3% भी अगर किसी चीज़ की मैंने निकालनी है तो वो परसेंटेज इसी तरह निकलेगी, 100 डिवाइड मल्टीप्लाई जो है वो 100% इंक्रीज इन द अमाउंट होगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि मैंने 50 मिलियन तक ही लिया है, यानी 5 करोड़ का ही मेरा किया है, क्योंकि 50 मिलियन तक था तो इसका मतलब 5 करोड़ बने करोड़। अब वो कह रहे हैं नॉन फाइल लेट फाइलर के लिए क्या है, 100% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स, तो ये आपका टैक्स बनेगा इस सिचुएशन में। ओ सॉरी, ये तो मैंने आपको अमाउंट के ऊपर ही निकाल के दिखा दिया। 100% इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ द लेट फाइलर। आप देखें फाइलर के लिए कितना टैक्स बन रहा था, मेरे ख्याल से 15 लाख बन रहा था ना, तो उस 15 लाख का जो मैंने एग्जांपल बताई थी 15 लाख का 100% कितना बनेगा,
15 लाख ही बनेगा। तो इसका मतलब कि लेट फाइलर और फाइलर के लिए कोई इतना कोई ख़ास वो फ़र्क नहीं है। वैसे भी आप प्रीवियस डेट की रिटर्न जमा करवा के लेट फाइलर हो जाते हो। मेन मसला जो है वो नॉन फाइलर का ही, क्योंकि कहाँ जो है वो फाइलर के लिए 3.5 और 4%, और वहाँ पर नॉन फाइलर के लिए जो है 10%। कहाँ आपको 5 करोड़ के ऊपर 15 लाख अगर आप फाइलर टैक्स पे करना पड़ रहा है, और कहाँ आपको 5 करोड़ के ऊपर जो है वो 50 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़ा है आप नॉन फाइलर को। यानी फाइलर होने का आपको कितना फ़ायदा है। नेक्स्ट, अब ये सबसेक्शन 1 अगर आपको समझ आ गया तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट हमारी पे एक्सप्लेनेशन पे। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है ना, उसमें बेसिकली बताया गया है कि जो बंदा ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल और ट्रांसफ़र हो रही है उसको रजिस्ट्रेशन, उसकी ट्रांसफ़र होने की रजिस्ट्रेशन को रिकॉर्ड करना, टेस्ट करना, बेसिकली जिस बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कौन कौन बंदा शामिल है, ये एक्सप्लेनेशन में बताया गया है। सो कह रहे फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट को क्लियर करने के पर्पज़ के हवाले से क्लेरिफाई कर दिया जाए कि जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफ़र की अटेस्टिंग रजिस्ट्रेशन और यानी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को अटेस्ट रजिस्ट्रेशन रिकॉर्डिंग करने के हवाले से उसमें शामिल है वो बंदा जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी लोकल अथॉरिटी, किसी हाउसिंग अथॉरिटी, हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पब्लिक एंड प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर अंडर किसी भी कानून के तहत जॉइंट वेंचर, प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न और रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज़ के पर्पज़ के, मतलब इन तमाम अथॉरिटीज़ के अंदर जो या किसी कानून के अंदर जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना इस तरह की ट्रांजैक्शन के रजिस्टर, रिकॉर्ड और ट्रांसफ़र अटेस्ट करने के हवाले से, वो बंदे भी शामिल हैं। वो बंदे भी इसमें शामिल हैं। मतलब जो बंदा इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र की रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्डिंग और टेस्टिंग कर रहा है, उसमें ये लोग भी शामिल हैं जो कि किसी इन रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, जिसमें लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी कानून के तहत जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं ना इस तरह के ट्रांजैक्शन को रजिस्टर रिकॉर्ड करने वाले, वो लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। आई होप ऑलरेडी एवरीवन गॉट माय पॉइंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोवाइडेड दैट। नेक्स्ट जो इसकी प्रोवाइज़ो है ना 236C की फर्स्ट प्रोवाइज़ो, वो बेसिकली एक्सेप्शन डिस्कस कर रही है इस सेक्शन के जनरल रूल की। जनरल रूल क्या है कि 236C का टैक्स किस बंदे को पे करना पड़ रहा है। तो इस जनरल रूल की एक्सेप्शन ये है कि 236C का टैक्स किन पर्सनैलिटीज़ को पे करने की ज़रूरत नहीं होती, वो लायबल नहीं होते पे करने के। इसमें टोटल 3 पर्सनैलिटीज़ का जिक्र किया गया है। मैं पहले आपको ज़रा इसका क्रक्स बता दूँ, क्योंकि ज़रा वास्ट है, लेंथी है प्रोवाइज़ो, जो कि बोर कर देती है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा क्रक्स बता दूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको इंटरप्रिटेट करूंगी ताकि आपको समझ आ चुकी हो, और उसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे तो आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। तो टोटल 3 पर्सनैलिटी है जिन्हें 236C का टैक्स नहीं पे करना। नंबर 1 तो वो बंदा जो कि आर्मी फोर्सेस के अंदर, यानी वो बंदा जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री के लिए में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की और वो शहीद हो गए, और उन शोहदा के जो वारसान हैं उनको उनके शोहदा की खदमात के नतीजे में गवर्नमेंट मिलिट्री की तरफ से कोई एसेट यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली। अब वो जब उसको फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने तो एक दफ़ा सेल कर देनी, तो दोबारा उनके पास तो नहीं ना आ जानी, क्योंकि अगर वो दोबारा आएगी तो वो तो उन्होंने ख़रीदी होगी, उस टाइम तो ट्रांजैक्शन की नेचर ही चेंज हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि जब उन्हें मिली है उनके शोहदा की उनके की खदमात के नतीजे में फ़ौज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, और वो जो कि उसके लवाहिकीन हैं, उसके वारसान हैं, अब वो जो ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उन पे 236C का टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 2 वो बंदे जिन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए या फ़ौज के लिए अपनी खदमात सरंजाम दी और अब वो लोग रिटायर हो चुके हैं, वो रिटायर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट या आर्मी है, मिलिट्री है, तो उन लोगों को उनकी खदमात के नतीजे में जो कोई एसेट मिला उसको फर्स्ट टाइम जब सेल आउट कर रहे हैं तो उन पर भी 236C का टैक्स नहीं लिया जाएगा। नंबर 3 वो लोग, वो गाजी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इन वॉर और उसके नतीजे में वो शहीद तो नहीं हुए लेकिन वो वार वाउंडेड पर्सन बन गए, मतलब ऐसी कंडीशन में आ गए कि अब जाहिर सी बात है कि वो मिजरेबल स्टेट है, मतलब जंग के अंदर जाहिर सी बात है गोला बारूद सब शामिल होता है, उनके बहुत संगीन नताइज होते हैं कि हम देखते हैं अक्सर इंटरव्यू में कि किसी फौजी के हाथ चला जाता है, किसी की आंख ज़ाया हो जाती है, किसी के कोई माजूर हो जाता है, कोई लाइफ टाइम बेड पे पड़ जाता है, किसी की वर्टिबल कॉलम डैमेज हो जाती है, तो वो पूरा यानी किसी की स्पाइनल कोड डैमेज हो जाती है, वो पूरा ज़िंदगी मूव नहीं कर सकते,
वजह से रेज़ गुजर जाती हैं, वो शिवर रहती है सारी ज़िंदगी उनकी बॉडी, तो वो वार वाउंडेड पर्सन कहलाते हैं। मतलब वो शहीद तो नहीं हुए, लेकिन वो इस कंडीशन में है कि वो अब ऐसा अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो गुजार भी नहीं सकते, और ऐसे बंदों को फिर आर्मी में रखते भी नहीं हैं। वही लॉट ऑफ सीरीज़ जहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ है कि यहाँ पर जो एक बंदा जो है आर्मी का ही था, होते हैं, लेकिन वो चूँकि अब इस कंडीशन में होते हैं कि फिर वो उन्हें आर्मी वाले भी नहीं रखते, क्योंकि वो जंग में तो नहीं ना वो जा सकते, तो उनके तो यूज़ के नहीं रहे, लेकिन उनको उनकी इस खदमात के नतीजे में अगर गवर्नमेंट ने, आर्मी ने कोई अलॉटमेंट कर दी, कोई मूल प्रॉपर्टी, तो उसे जब वो फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी 236C का टैक्स नहीं लगता। तो ये टोटल 3 पर्सनैलिटी शोहदा के वारसान, एक्स मिलिट्री पर्सनल यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके, वो रिटायर्ड ऑफिसर, नंबर 3 जो वार वाउंडेड पर्सन है यानी गाजी लोग। ये लोग अगर इनको कोई इनकी खदमात के नतीजे में गवर्नमेंट आर्मी की तरफ से कोई असासा मिला है, इमूल प्रॉपर्टी मिली है, उसे सेल आउट कर रहे हैं, तो उन पर 236C का टैक्स नहीं लगता। अब आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत है फ्रॉम बेयर एक्ट रीडिंग, पर फिर भी मैं रीड करूँगी क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। जब मैं खुद स्टूडेंट्स थी कि कोई सेक्शन अगर पढ़ाते पढ़ाते कोई टीचर या कोई जिस तरह यूट्यूब पे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करते। मतलब वो कहते हैं कि भाई हमने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर अब आगे आप खुद से पढ़ लें। ज़ाहिर सी बात है हर के पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे ये चीज़ खुद अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए मैं करना नहीं चाहती। मैं फिर भी यहाँ से अब आप रीड करूँगी, तो आप फिर ध्यान से सुन लें। सो प्रोवाइजो क्या कहती है, प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ सेलर being the dependent of shaheed belonging to the Pakistan Armed Forces or a person who die while in the service of Pakistan Armed Forces or a service of federal provisional government। यहाँ तक बात ख़त्म हो गई। वो कह रहे हैं अगर एक बंदा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखता था या उसका कोई और वो शहीद हो गया, उसका जो वारिस है, या वो बंदा जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपनी यानी वफाकी या सूबाई हुकूमत पर लेवल पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए शहीद हो गया, उसका जो कोई वाली वारसान है, उसके जो लवाहिकीन है वो बंदे। और नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, और अ वॉर वाउंडेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट। और इसी तरह जो कोई गाजी बंदा है जिसने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस या सूबाई वफाकी लेवल पर अपनी खदमात से अंजाम दी, उस बंदे को। और इसी तरह कोई एक्स सर्विस मैन है, सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस और एक्स एम्प्लॉय, ठीक है। इसी तरह वो कह रहे हैं और पर्सन ऑफ फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी कोई रिटायर्ड ऑफिसर है गवर्नमेंट का या फौज का, इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड। अब इन लोगों के पास जो है वो आप देख सकते हैं कि इनको प्रॉपर्टी मिली है, इन 3 बंदों को प्रॉपर्टी मिली है रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम और अलॉटेड बाय द फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट अथॉरिटी ड्यूली सर्टिफाइड बाय ऑफिशियल। अब इन लोगों को प्रॉपर्टी कहाँ से मिली है? गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो वफाकी है, सूबाई या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि सर्टिफाई करती है ऑफिशियल अलॉटमेंट को, अथॉरिटी को, मतलब किसी अथॉरिटी की तरफ से इनको मिली है। और इन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उनके नतीजे में इनको इनके जो शहीद हैं उनकी सर्विसेज के नतीजे में इनको ये प्रॉपर्टी मिली है, जो कि पाकिस्तान में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए जिन्होंने जान दे दी, या फिर वो एक्स एम्प्लॉय, मतलब इनकी ये जो खदमात है ना, इनके मतलब इनको जो प्रॉपर्टी वगैरह मिल गई है। अब जब इसको फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं ना रिस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो फिर इस सिचुएशन में इन लोगों से जो है वो ये टैक्स 236C का टैक्स नहीं लिया जाता। यानी एक नॉर्मल टैक्स पेयर ने जो जब वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है तो उसने टैक्स पे करना है। रेट बता दिया गया है जो कि फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर सबके लिए डिफरेंट है, एंड अ नॉन रेजिडेंट पर्सन डिफरेंट है। तो अब बात हो रही है कि लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जैसे कि कोई मिलिट्री एक्स रिटायर्ड फौजी है, रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो उसके शहदा के लवाहिकीन है, वारसान है, और जो बंदा जो है वो गाजी पर्सन है, उनको कोई और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की तरफ से, फौज की तरफ से मिली हुई है, वो उसको जो फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हैं, तो उनको 236C का टैक्स नहीं पे करना पड़ना। मतलब कितना उनको बेनिफिट है गवर्नमेंट का ऑफिसर रिटायर्ड फौजी होने में, या फिर फ़ौज के लिए अपनी खदमात से अंजाम देने का। नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रोवाइजो है। इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि जो नॉन रेजिडेंट होते तो वो पाकिस्तानी सिटीजन ही है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर गए हैं तो इसलिए वो नॉन रेजिडेंट हो गए। तो वो जो नॉन रेजिडेंट पर्सन आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान अपनी कोई प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान में है, अगर वो उसे सेल आउट करते हैं
और उसके बदले में जो उन्हें कोई कंसिडरेशन वगैरह मिलती है उस पर उन्होंने जो 236 का टैक्स पे करना है ना, उसकी नेचर जो है वो फाइनल टैक्स की कंसीडर की जाती है। यानी अगर एक पाकिस्तान में रहते हुए आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हो, तो तब उस टाइम जो आपने 236 का टैक्स पे किया है, उस टाइम वो जो आपका पेड टैक्स है वो उसकी नेचर एक रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए एडजस्टेबल टैक्स की कंसीडर होती है नेचर। लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो उसके लिए जो 236 का टैक्स उसने पे किया है, सेकंड प्रोवाइजो कहती है उसकी नेचर उस पर्सन के लिए, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर के लिए फाइनल टैक्स की रजीम में फॉल करती है। फाइनल टैक्स की कैटेगरी में वो जो उसने टैक्स पे किया है वो काउंट होता है, वो एडजस्टेबल टैक्स काउंट नहीं होता। अब देखते हैं इसमें क्या बताया गया। वो सिंपल वो कह रहे हैं कि अगर सेलर और ट्रांसफर है नॉन रेजिडेंट पर्सन है, उसके पास पीओसी है, नाइकोब है और सीएनआईसी है, ठीक है। उसने अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज, मतलब वो नॉन रेजिडेंट बंदा है, उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड तो है, लेकिन ज़ाहिर है बाहर जाने के लिए उसे ये नाइकोब उसके पास होना चाहिए। उस टाइम उसने ये है, उसने जो अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी उसने हासिल की थी वो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट के थ्रू की थी और एनआरपी रुपी वैल्यू अकाउंट के थ्रू, जो कि उसके दोनों पाकिस्तान के अंदर अकाउंट है, जो कि मेंटेन है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक। उसके थ्रू ही इसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी। अब जब इसने ये बेच दी है ना, तो जो टैक्स इससे लिया जाएगा इसको सेल आउट करने के ऊपर, वो इसकी इस पर्सन की के अगेंस्ट वो फाइनल डिस्चार्ज होगी इसकी टैक्स लाइबिलिटी, मतलब इन ल्यू ऑफ द कैपिटल गेन टैक्स। मतलब इसका मतलब ये कि नॉर्मली एक बंदा जो है ना, उसने जब कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उस पे 236 का टैक्स भी देना है, और उस प्रॉपर्टी के ऊपर ज़ाहिर है उसने सेक्शन 37 के तहत गेन टैक्स भी देना है। वो कह रहे हैं अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो, आपने एक प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, अब आप पाकिस्तान से बाहर हो, आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी, अब जो आपसे 236 का टैक्स लिया जा रहा है, बेसिकली वही आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है वो फाइनल डिस्चार्ज होगी आप पे। मतलब आपको इन ल्यू ऑफ से मुराद ये है कि अब आपको गेन टैक्स जो है ना, उस नॉन रेजिडेंट सेलर को, उसने प्रॉपर्टी सेल आउट तो कर दी है, उसे 236 के अंदर ही जो बस एक दफ़ा ही उस प्रॉपर्टी के हवाले से ये टैक्स देना पड़ना है, और वही फाइनल टैक्स ही इसके अगेंस्ट इसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है इस प्रॉपर्टी के हवाले से फाइनल टैक्स काउंट डाउन होगा, और उसे कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा इस पर सेक्शन 37, जो कि रेजिडेंट टैक्स पेयर को देना पड़ता जब वो पाकिस्तान में रहते अपनी प्रॉपर्टी बेचता है। यानी उसे 236 का टैक्स भी पे करना पड़ता और गेन टैक्स भी पे करना पड़ता। लेकिन आप नो रेजिडेंट पर्सन हो तो आपने सिर्फ और सिर्फ 236 का ही टैक्स पे करना है, और आपको गेन टैक्स जो है अपनी प्रॉपर्टी के हवाले से पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर इसका देखें, आपको एक नो रेजिडेंट टैक्स पेयर होने का आपको कितना फ़ायदा है कि आपको गेन टैक्स नहीं देना पड़ रहा। बस यही आपके लिए जो है आपकी फ़ाइनल जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है इस प्रॉपर्टी जो आपने बेची उसके हवाले से, वही वही आपकी फ़ाइनल हो जाएगी। उसके अलावा आपको कोई और टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा इसके हवाले से। अब यहाँ पर दो टर्म लिखी हुई हैं, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट एंड एनआरपी अकाउंट। ये बेसिकली क्या होते हैं? तो फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पर जो भी नॉन रेजिडेंट बंदा होता है वो पाकिस्तान से बाहर अगर गया हुआ है, तो जो उसने अपनी फॉरेन करेंसी जिस बैंक अकाउंट में भेजनी होती है वो होता है उसे जिस अकाउंट में उसकी फॉरेन करेंसी रखी जाती है उसे हम कहते हैं FCVA। और जब उसी करेंसी को उसने अपनी पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंट से बनाना पड़ता है, वो होता है NRP रुपी अकाउंट, यानी रुपी अकाउंट। अब उसी फ़ॉरेन मतलब अगर उसने कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करनी है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी रुपीज़ ही चलेंगे, तो वो अपनी फ़ॉरेन करेंसी की जो इनकम है वो इस NRP अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब जो उसकी फ़ॉरेन करेंसी जिस अकाउंट में जाकर चेंज हो जाएगी और रुपीज़ में होगी वो NRP अकाउंट होगा, जिस अकाउंट में उसकी फ़ॉरेन करेंसी रखी जाएगी वो फ़ॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट कहलाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि हमारे पास डिफरेंट इंटरनेशनल वॉलेट्स हैं, जैसे कि पेनियर, पेपाल और जो है वेस्टर्न यूनियन, परफेक्ट मनी और क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइंस, ये जो है ये हमारे क्या है बेसिकली फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट। और जब हम अपनी इन फॉरेन करेंसी जो हमें डॉलर वगैरह आते हैं उसको हम पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम अपनी NRP अकाउंट जैसे कि ईजी पैसा, जैज़ कैश उसे उसमें लेकर आते हैं, उसमें कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने इसके साथ इसलिए एग्जांपल किया ताकि आपको ज़रा रिलेट किया कि इसको समझना आसान हो जाएगा। जिस तरह डॉलर हम लोग डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते तो पेनियर को फिर जैज़ कैश के साथ नहीं कनेक्ट कर लिया जाता कि उस डॉलर को कन्वर्ट कर दिया जाता है जैज़ कैश में। इसी तरह ही बैंक अकाउंट में भी होता है कि फ़ॉरेन करेंसी आपके FRVC अकाउंट में आई और फ़ॉरेन करेंसी को चेंज कर लिया जाता है आपकी लोकल करेंसी में, जहाँ से इसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं NRP में। NRP वो NRP अकाउंट कहलाता है। इस बंदे का भी यही सीन है कि अगर वो नॉन रेजिडेंट था, उसने पैसे कमाए, फ़ॉरेन करेंसी उसकी FCV अकाउंट में आई।
अब उसने ट्रांज़ैक्शन करनी थी पाकिस्तान में, उसने कोई एसेट वगैरह खरीदना था, तो वो अपने एनआरपी अकाउंट से खरीदेगा। अब चूँकि उसने वो एसेट खरीद लिया था, अब उसने वो उसे बेचना है। अब जब उसे बेच रहा है तो 236(c) का टैक्स तो उसे पे करना है, लेकिन प्रोविज़ो ये कहती है कि वही टैक्स उसकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी बनती थी उस प्रॉपर्टी के हवाले से, वो 236(c) का टैक्स उसने जो पे किया है, वो उसकी फाइनल लायबिलिटी होगी उस प्रॉपर्टी के हवाले से इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स। उसे फर्दर गेन टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, जो कि एक रेज़िडेंट टैक्स पेयर को पे करना पड़ना था। आई होप ये पॉइंट सबको समझ आ गया होगा। यानी जो नॉन रेज़िडेंट पर्सन अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है, तो उसने जो टैक्स पे किया है, उसके लिए ये टैक्स की नेचर जो है वो फाइनल है। लेकिन अगर रेज़िडेंट बंदा पे करता है, तो उसके लिए जो 236(c) के टैक्स की नेचर है वो एडजस्टेबल है। जैसे कि तो लिखा हुआ है कि जो एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है सेक्शन के अंदर, उसकी नेचर एडजस्टेबल है। नहीं, ये जो पॉइंट मैंने लास्ट में डिस्कस किया ना, वो मिस इंटरप्रिटेशन हो गई है। दोनों पार्टीज़ के लिए इस टैक्स की नेचर एडजस्टेबल है, क्योंकि दोनों ने स्पेसिफाई किया हुआ है सबसेक्शन 1। इसी तरह कह रहे हैं कि रिमूवल प्रॉपर्टी जो सबसेक्शन 1 के अंदर है, वो आपने सेम टैक्स ईयर के अंदर ही ली है, उसी टैक्स ईयर के अंदर ही आपने डिस्पोज ऑफ कर दी। तो जो टैक्स कलेक्ट होगा इस सेक्शन के अंदर, उस टैक्स की नेचर मिनिमम टैक्स होगी। अब मिनिमम टैक्स मैंने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूँगी। सेक्शन 2 है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब अगर इस कानून के साथ जो भी हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ अगर कोई और कानून इस टाइम एग्जिस्ट करता है, उसको एक साइड पर रखते हुए, एनी पर्सन responsible for registering, recording, or testing transfer of any more property shall not register, record, or test transfer unless the seller transfer has discharged tax liability under section 7E and evidence to the effect has been furnished to the set। मतलब जो बंदा यहाँ पर टैक्स विद होल्डिंग एजेंट है ना, जो उसकी मूल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र की रिकॉर्ड में लेकर आ रहा है, उसे रजिस्टर कर रहा है कि भाई अब ये फ़लाँ बंदे से हट के उसके नाम पर हो गई है, तो उसे तब तक उसको उसकी रजिस्ट्रेशन ही करेगा जब तक वो ये ना कंफर्म कर ले कि सेलर और ट्रांसफ़र की जो 7E की टैक्स की लायबिलिटी है, वो उसने पूरी कर ली है, और मतलब उसके मतलब उसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह ना बढ़ा दे। अब सेक्शन 7 अब जब भी आप पाकिस्तानी लॉ कहता है कि जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी बेचनी है ना, तो आपको 7 भी का टैक्स भी पे करना पड़ता है, जो कि डीम इनकम पर होता है। इसका मतलब मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उधर जाकर देख सकते हैं कि 7 का टैक्स क्या होता है। अब उस बंदे ने ये कन्फर्म करना है कि इसने 7 का टैक्स पे किया हुआ है, तो आपने, और ये बेसिकली मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन से अगर आपके पास ज़्यादा साजात की वैल्यू हो, तब भी आपके ऊपर लगता है। तो अगर आपके ऊपर नहीं लगता, तो आपको 7 एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट जाके उसको दिखाना पड़ता है, और जब आप ये कह देते हो कि भाई मुझ पे तो ये लगता नहीं, मतलब आप उसको एविडेंस दे देते हो, तो तभी उसके बाद ही वो आपकी ये देखता है कि हाँ, कि 7 की टैक्स लायबिलिटी आपसे डिस्चार्ज है, आप पे नहीं लगती, उसके बाद ही वो उसको रजिस्टर करेगा आपकी प्रॉपर्टी को, यानी इसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू। अब इसके अलावा सबसेक्शन 4 में अगेन दोबारा से बता दिया है कि ये जो 236(c) का टैक्स है, वो किस बंदे पर नहीं अप्लाई होता, जो कि मैंने वैसे भी ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन उन्होंने दोबारा पता नहीं क्यों रिपीट कर दिया। हालांकि लॉ की प्रिजम्पशन है कि लेजिस्लेटर नॉट वेस्ट हिज सिंगल वर्ड, वो अपने वर्ड वेस्ट नहीं करता, तो मे भी फिर किसी वजह से यहाँ पर लिखा होगा दोबारा ये चीज़ें, लेकिन इसको हम देख लेते हैं क्या बात कहना चाह रहे हो कि सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई। सबसेक्शन 1 मतलब 236(c) का टैक्स किससे नहीं लिया जाएगा? सेलर, इफ द सेलर इज डिपेंडेंट ऑफ if the seller is a dependent of, if the seller is a dependent of a seller, if the seller is a dependent of a shaheed belonging to the armed force, belonging to the Pakistan Armed Forces। ठीक है, अगर तो कोई शोहदा है जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान फ़ौज के लिए अपनी खदमात फराहम देते हुए शहीद हो गया, अगर कोई बंदा उसका डिपेंडेंट, मतलब उसके लवाहिकीन है, उसके वारिस है, तो अगर वो उसका वारिस है और वो सेलर है, तो उससे 236 का टैक्स नहीं लिया जाता। इसी तरह जो बंदा पाकिस्तान की या गवर्नमेंट के लिए फाकी या सूबाई अपनी सर्विसेज देते हुए उसकी जान चली गई है, तो उसका वो वारिस है, उसका डिपेंडेंट है, तो उस बंदे के ऊपर भी जो है 236 का टैक्स नहीं लिया जाता। द फर्स्ट सेल ऑफ इमोल प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन एक्वायर्ड और अलॉटेड एज ओरिजिनल अलॉटेड सर्टिफाइड बाय द ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी। मतलब जो ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी की तरफ से आपको ऐसा ओरिजिनल अलॉटी के तौर पर अगर ये कोई प्रॉपर्टी आपने हासिल की है और उसको आप पहली दफ़ा बेच रहे हो, तो इस सिचुएशन में आज से भी 236 का टैक्स नहीं लिया जाता, जो कि हम देख चुके थे कि ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी ये आर्मी और गवर्नमेंट ही थी, और ये इन्हीं लोगों को जो कि एग्जाम यानी उसके वाकिन हैं शोहदा के, या जो गाजी है उसको, या जो बंदा जो रिटायर्ड फ़ौजी है या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसको ही वो ये दे रहे थे, ऐसा ऑफिशियल अलॉटी के तौर पर दे रहे थे, और उसके बाद जब वो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे थे, तो उनके ऊपर 236(c) का टैक्स नहीं लग रहा था। तो यहाँ तक जो है वो हमारा 236(c) का सेक्शन कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट सेक्शन जो है वो 236(c) ए और बी हम लोगों ने पहले ही कवर कर चुके हैं। फर्दर सेक्शन जो है इस चैप्टर में हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।